हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना नमी सर और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन में। बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो है चैलेंजिंग क्वेश्चंस पे, जो कल के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल आपका अलजेब्रा का पेपर है। इतने टाइम से हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा मिशन 6 मार्च वाला वो कंप्लीट होने वाला है और आप बहुत ही खतरनाक पेपर लिख के आने वाले हो। तो आइए, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, है ना, जो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं बट एज ए चैलेंजिंग कि कुछ ट्रिकी हो सकते हैं। एक लास्ट मोमेंट पे एक रिवीजन करने के लिए मैंने इन कुछ क्वेश्चंस को लिया है और ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना। अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले टाइम निकालना, आज ही सोने से पहले इस वीडियो को देखना, ख़त्म करना और उसके बाद ही सोना, क्योंकि सुबह उठ के सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 270। नहीं, इतने कम में कौन काम करेगा भाई, ये 720 होना चाहिए। ठीक है, 720। फाइंड डेली वेजेस ऑफ अ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, है ना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आपका प्रॉब्लम सेट में है और ये उम्मीद रहता है आने का। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले का फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से लिख के दिखाता हूं कि कैसे आप इसको प्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे, ताकि आपको 4 नंबर मिल सके। ये सब 3 नंबर में, मोस्टली 4 नंबर में आने वाले क्वेश्चन हैं। पहले कंसिडर कर लेते हैं, कि लेट वन डे सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर को मैं W लिख रहा हूं, स्किल्ड वर्कर बी ₹X, या सिर्फ X ले लेते हैं, बाद में यूनिट लिखेंगे X, एंड अनस्किल्ड वर्कर बी Y। पहला कंसिडरेशन हमने वेरिएबल्स कंसिडर कर लिया। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, उस पर मैंने स्पेशल सेकंड पार्ट जो बनाया वो चैलेंजिंग क्वेश्चन पे बनाया है, वो भी आप रेफर करना, है ना। कुछ क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इन बाय 2 मैंने ले लिए। अब ये क्या कहना है इसका कि स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर है, इनका जो रेशो है वो 5:3 है। तो पहला कंडीशन क्या कहता है ना, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन कि जो स्किल्ड है, स्किल्ड कितना है X, अनस्किल्ड कितना है Y, इन दोनों का जो रेशो आ रहा है सैलरी का, दैट इज 5/3। ये पहला कंडीशन बोल रहा है। और पहले कंडीशन से मुझे क्या मिल गया, पहला इक्वेशन देखो, 3x, है ना, 3x is equal to 5y, so therefore 3x minus 5y is equal to 0। ये मिल गया हमको पहला इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन, पहले तो क्वेश्चन देखने के बाद आइडेंटिफाई करो कौन से चैप्टर का है। बच्चों, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें, चैलेंजिंग क्वेश्चन कोई भी सामने आ जाए, तो पहला काम क्या करना है आपको, क्वेश्चन को रीड करो। रीड करने के बाद पहले आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से चैप्टर का है। अब उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को दिमाग में रिवाइज करो और सोचो कि क्या लगा सकता हूं यहाँ पे मैं, ऑटोमेटिक क्रैक हो जाएगा क्वेश्चन। सो 3x minus 5y is equal to 0। सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में क्या कहना है इनका कि एक दिन का दोनों का जो सैलरी है, द सैलरी इज 720 रुपीज। दोनों मिला के 720 रुपया कमा रहे हैं। बढ़िया। तो दोनों मिला के मतलब क्या कि x + y is equal to 720। बड़े आसानी से हमें सेकंड वाला इक्वेशन मिल गया, है ना। अब मेरे पास 2, पहला और दूसरा 2 इक्वेशन है।
दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियस। याद आ रहा है, एलिमिनेशन करवा देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए ये बड़े आसानी से कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल सेम है लेकिन इनके कोएफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है, साइन अपोजिट है, कट हो जाएगा लेकिन कोएफिशिएंट नहीं है। तो कोएफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, हाँ ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे हो गया 0, 5 2 10 0, 5 7 35 और 36, 3600। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन 3 को और 1 को ऐड कर सकता हूं, तो काम आसान हो जाएगा हमारा, कट जाएगा 3 और 1। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, है ना, ऐड कर दे रहे हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है मेरा फर्स्ट इक्वेशन है कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, और ये है 3x है ना, नहीं 5 ही है, सॉरी 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600। ऐड कर रहा हूँ बच्चों, ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैंने इसको ऐड किया तो क्या मैं इन दोनों को कट कर सकता हूँ, बड़े आसानी से कट कर सकता हूँ, है ना, रूल के हिसाब से। ये कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू, ये तो कुछ नहीं वही रहेगा 3600। सो x इज इक्वल टू 3600 अपॉन 8। सो x इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं इसको, है ना, सॉल्व करते हैं। तो ये कट हो जाएगा 4 से, 4 2 जा 8 और 4 9 जा, है ना, 9 चौक 36 होता है, 4 9 जा, ये कट हो गया, ये हो गया 900, और 900 का आधा करेंगे तो 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 450। 900 का आधा करेंगे तो 450 आ गया, 450 रुपीज हो गया, करेक्ट। अब इस इक्वेशन को क्या मैं उठा के 2 में रख सकता हूं क्या, पुट x इज इक्वल टू 450 इन इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 2 लिखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 720। अब बच्चों x की वैल्यू है 450 इज इक्वल टू 450 प्लस वाई इज इक्वल टू 720। सो y इज इक्वल टू 720 माइनस 450। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू निकल के आएगी, है ना, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जगह है थोड़ा सा, तो मैं लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू, माइनस करो जरा, ये 0 0 हो गया, 0 आ गया, ये आया 12, है ना, 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 6 में से 4 गया 2, 270। कितना आ गया, 270, बराबर है क्या, 720 में से अगर हमने ऐड कर दिया तो देखो 270 आ रहा है क्या, गड़बड़ लग रहा है कुछ तो। 0 गया, 12 में से 5 गया, 7 आ गया, यहाँ पे बचा 6 में से 4 गया 2 आ गया, 270 रुपीज। तो अब 2 चीजें मुझे मिल गई। हमने x किसके लिए कंसिडर किया था, स्किल्ड वर्कर के लिए, और y किसके लिए कंसिडर किया था, अनस्किल्ड वर्कर के लिए, है ना। तो अब लिख दो, स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना। फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या आ जाएगा कि 1 डे सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर, यहां लिखना फाइनल स्टेटमेंट, 1 डे सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर इज, कितना आया था, x कितना आया था, ₹450 एंड अनस्किल्ड वर्कर ₹270। ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल क्लोजिंग हो गया क्वेश्चन का। इस तरह से आप करोगे 4 नंबर आपको पूरा मिलेगा। लिख लीजिए इसको फटाफट। देखते हैं बच्चों अभी सेकंड क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट वी हैव डन, आपको समझ में भी आया। सेकंड क्वेश्चन पहले है किस चैप्टर का, ध्यान देते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive even natural number is 244, देन फाइंड द नंबर्स, है ना। यहाँ पे देखो ये सिंगल वेरिएबल की बात हो रहा है ना, इवन नेचुरल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं।
तो सिंगल वेरिएबल की अगर बात हो रहा है तो सिंगल वेरिएबल कहाँ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया ये। तो अगर मेरे पास दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो बेटा पहले कंसिडर कर लेना, दूसरे का सोल्यूशन देख लो, है ना, कि लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर बी एक्स एंड इवन की बात हो रहा है ना, टू इवन, यहां पे लिखना टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, है ना, यहाँ पे इवन लिखना, इवन नेचुरल नंबर बी एक्स, और एक्स के बाद क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू। ये दो नंबर है मेरे पास, ये दो नंबर पहले ले लिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको। तो हमें बोला है कि इनके जो सम एंड स्क्वायर्स हैं दैट विल बी इक्वल टू 244। वेरी गुड, यहां लिखना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244, यही बोलना चाह रहा है। बस काम आसान हो गया। देख लो क्या हो सकता है ये अब, कि एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, डायरेक्ट लगा देता हूँ यहाँ पे, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, है ना, लिख के करता हूँ, चलो 2 इंटू एक्स इंटू 2, है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। होप आपको समझ में आया। ए प्लस चैलेंजिंग है बेटा, तो थोड़ा तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मुझे, आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपका बेसिक पूरा हो गया भाई, कल बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं सिखाते बैठूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अच्छा ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4x प्लस 4, ये 244 को इधर ले लेते हैं, 244 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं ना बच्चा हम। सो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या 240 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन पे लिख देना डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 से डिवाइड कर दो ना, छोटा हो जाएगा इक्वेशन, खामखा इतना बड़ा हम इक्वेशन लेके घूमेंगे। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ से 2 खत्म, एक्स स्क्वायर यहाँ 2 आ जाएगा, 4 डिवाइड कर देंगे 2 से तो 2x माइनस ये 120 हो जाएगा, क्या 120 इज इक्वल टू 0। अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन गया बच्चों, सिर्फ फैक्टराइज करना है आपको। मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अच्छे से देखा है वीडियो, आप कर सकते हो। इसका फैक्टर निकालना है 120 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। क्या 10 12 और 10 हो सकते हैं क्या, 12 और 10 हो सकते हैं क्या, लेकिन एक को माइनस देना पड़ेगा, किसको, क्योंकि ये माइनस चाहिए ना, और ये पॉजिटिव में चाहिए तो छोटे वाले को माइनस देना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह लिखूंगा 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। वेरिएबल लगा दिया मैंने, होप समझ रहा है आपको। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 12 बचेगा, और आपको तो पता है कि दूसरे वाले में भी x प्लस 12 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर नहीं आ रहा है तो गलत होने वाला है। तो यहाँ पे क्या कॉमन बच रहा है बच्चा, यहाँ पे बच रहा है -10, देख लो, -10 इंटू एक्स माइनस 10x माइनस 10 इंटू 12 इज -120, परफेक्ट, सही समझे आप। तो x प्लस 12 एक हो गया और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें मुझे मिल गई, दो इक्वेशन मुझे मिल गए, है ना, फॉर्मेटिंग में। चलो लिख लेते हैं, सो देयरफॉर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अगर ऐसी बात आ रही है तो देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -12 और x इज इक्वल टू 10, ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई, है ना, दो वैल्यू आ गई। बट बच्चों यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है और माइनस नेचुरल नंबर हो नहीं सकता, तो यहाँ पे लिख देना सिंस यहाँ पे जो दो नंबर की बात हो रही है वो नेचुरल नंबर की बात हो रही है, सिंस -12 इज नॉट नेचुरल नंबर, लिख देना नॉट अ नेचुरल नंबर, सो x नॉट इक्वल टू -12। सो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 10 हो जाएगी, मतलब एक नंबर आपका 10 हो गया। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर इज x प्लस 2 ना, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2, सॉरी ये हो जाएगा 10 प्लस 2 हो गया 12,
12 हो गया। सो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर, यहां लिखना 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर 10 एंड 12, या लिखना रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 एंड 12। ये हो गया आपका कंक्लूड। फटाफट इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अभी चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, है ना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ क्या दिया है कि द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स हैं, बढ़िया, जो कि 400 है। इनके जो साइड्स है उसके स्क्वायर करके अगर सम कर देते हैं हम तो हमें 400 मिलता है ना। 2 अलग अलग आ रहे, मतलब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, उनके दोनों स्क्वायर्स के पेरीमीटर में जो डिफरेंस है वो आता है 16, तो बोलता है कि साइड्स बताओ, मतलब एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। सो सिंपल। तो मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं आपको और उसके बाद कैलकुलेशन बड़ा प्यारा और आसान है। देखिएगा जरा, मैं क्या कंसिडर कर लूं कि एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स पहले कंसिडर करते। लेट, कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड है। लेट साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स आर, साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स आर x एंड y, ऐसा कंसिडर कर लेना, है ना, ऐसा कंसिडर कर लेना x एंड y। अब बच्चों एक बात बताओ, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 इंटू साइड्स, परफेक्ट। सो 4 इंटू साइड्स अगर होने वाला है तो मैं क्या करता हूं, ध्यान दो जरा, मैं यहां पे लिख लेता हूं एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स आर, फिर क्या हो जाएगा 4x एंड 4y रेस्पेक्टिवली, है ना, 4x एंड 4y। बहुत बढ़िया। अब देखो कंडीशंस बन गए हैं मेरे, है ना। पहला देखो क्या बन रहा है कि दोनों का स्क्वायर करने के बाद, देखो बोल रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, सॉरी द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहां लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोलता है, बोलता है कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यही पहला इक्वेशन भी बन गया आपका, है ना। अब सेकंड, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, है ना, कैसे भी लिख सकते हो, बट प्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़िया रखना। द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स, ये देखो उनके पेरीमीटर्स क्या है, ये दोनों, इन दोनों के डिफरेंस कितने हैं, 16 मीटर दिया है। तो लिख लो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 मीटर। मीटर हटा देते हैं, बाद में लगाएंगे। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन, है ना। सिंपल कर ले, छोटा कर ले, रुक जाओ, सेकंड इक्वेशन मत दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को लिख दो डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बना सेकंड इक्वेशन, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ नॉर्मल है, तो कैसे, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड डिफिकल्ट हो जाएगा करना, बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, है ना, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब x की जगह पे ये लिख के a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे और कैलकुलेट करके आप निकालने वाले हो यहाँ से x, और उसके बाद जो x की यहाँ से जो निकालने मिलेगा आपको y मिलेगा, पहले आपको y मिलेगा और y की जो वैल्यू आएगी उठा के इस इक्वेशन में रख देना, आपको x मिलेगा, वही आपका हो जाएगा साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अब ये वाला काम आपको करना है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट करना है, ताकि मुझे भी तो लगे आप भी कुछ सॉल्व कर रहे हो, है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आपको करना है। क्वेश्चन क्रैक करके दे दिया मैंने, डिकोड करना अगर आपको आ गया, ये कैलकुलेशन तो हमने बड़ा अच्छे से सीखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीधा प्रोबेबिलिटी का लग रहा है ना, प्रोबेबिलिटी का लग रहा है और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना इसको। अब प्रोबेबिलिटी में देखिए, एक जो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है ना, वो आता है। दूसरा एक वो रेक्टेंगुलर गार्डन वाला है ना, वो टॉवेल गिर जाता है वेल में, कितना प्रोबेबिलिटी है जाने का, ये तो बहुत बार किया हुआ है हमने, कर लेना।
चांसेस होते हैं कि ये एग्जाम में आएंगे। कौन कौन से? एरोप्लेन वाले और रेक्टेंगुलर गार्डन वाले। तो इसलिए मैंने वो ना लेके इस क्वेश्चन को लिया है। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, यूनिक लग रहा था, नॉट इंपॉर्टेंट, यूनिक। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम ओवरऑल सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्वेश्चन चाहे जो आए हमें सॉल्व करना है। ऐसा नहीं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाए, हमारा ध्यान सिर्फ उसी पे आ गया कुछ और तो खाली बैठ के कुछ देख समझ में नहीं आ रहा है, वैसा नहीं करना है। बैग कंटेन्स, एक बैग है उसके अंदर 8 है ना, लाल मार्कर ले लेता हूं, 8 रेड एंड सम ब्लू है ना। ब्लू बॉल कितना है नहीं बता रहा है ना। तो एक बॉल उसमें से मुझे निकालना है, तो बैग के अंदर हाथ डालना है, एक बॉल मुझे निकालना है। ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग इफ रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल एंड ब्लू बॉल इज 2:5। ये रेशो है, ये दिया है कि भाई इतने चांसेस हैं, ये रेशो है, ये रेशो में जो है ब्लू बॉल एंड रेड बॉल आने के चांसेस हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, हमें पता करना है। चलो, तो पहली चीज तो मुझे नहीं पता है कि ब्लू बॉल्स कितने हैं, तो क्या मैं उसको x कंसिडर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो मजा आ गया पढ़ के खाली। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। contains 8 red ball and some blue. Let number of blue balls, let number of blue balls be x, मान लिया है ना। number of blue balls be x and number of red ball is 8 and number of red ball इज 8 दिया हुआ है वो, तो नंबर ऑफ रेड बॉल इज 8। तो उस बैग के अंदर पहले ये निकाल लेते हैं कि टोटल बॉल्स कितने हैं, है ना। टोटल बॉल्स इन दी बैग, वो तो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा ना। टोटल बॉल्स ही हमारा सैंपल स्पेस होगा। तो देखो, एक तो ब्लू बॉल प्लस रेड बॉल दोनों है ना। रेड प्लस ब्लू बॉल दोनों, रेड 8 है, ब्लू x है, तो हमारा ये मिल गया 8 प्लस x। यहां पे क्या मिल गया? 8 प्लस x। 8 प्लस x मैंने उसको x कंसिडर कर लिया था, 8 प्लस x हो गया। क्या मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो चलो आइए निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ब्लू बॉल पहले ले लेते हैं। ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। अच्छा, रेशो में क्या दिया है हमें जरा देख लेते हैं। रेशो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो पहले रेड ले लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले रेड लिया हुआ है तो रेड ले लेते हैं, रेड बॉल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आर ले लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आर ले लिया मैंने, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आर ले लिया तो क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ कि रेड बॉल जितना है और टोटल, यहां पे लिख दो नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, है ना। ये सब लिख के दे रहा हूं ताकि ये यूनिक क्वेश्चन थोड़ा लग रहा मुझे इसके लिए। अच्छा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? 8, और टोटल बॉल्स कितने हैं? 8 प्लस x। होप आपको ये समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मेरे पास आ गई, है ना। अब मैं लेता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स को जो है मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ले लिया है। तो अच्छा, बी ले लूंगा तो मुझे जरा बताओ, आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ बॉल्स हैं ब्लू वाले x, और टोटल कितना है? 8 प्लस x। टोटल कितना है? 8 प्लस x। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। हम x की जगह कोई और भी नंबर ले सकते हैं, ABCD ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, बट ठीक है मैंने x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इतनी बात तो आ गई समझ में।
अब कंडीशन क्या बोला है कि रेड बॉल और ब्लू बॉल का जो रेशो है, द रेशो इज 2:5, है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी का जो रेशो है, मतलब ड्रॉ करने का जो रेशो है, वो रेशो हमें 2:5 दिया हुआ है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंस या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू 2/5। 2/5 ये बोल रहा है, कंडीशन ये बोल रहा है। अच्छा, कंडीशन अगर ये बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, जरा मुझे बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, 8/8 + x बराबर है क्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है 8/8 + x, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है, x/8 + x इज इक्वल टू रेशो है 2/5। होप आपको दिख रहा है ये। अब देखो खेल यहाँ पे चालू हो रहा है। ये जो 8 + x है, क्या 8 + x से कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। तो क्या बचा यहाँ पे 8 डिनोमिनेटर में बचा यहाँ पे x इज इक्वल टू 2/5। सॉल्व कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, 5 × 40, 8 × 5 = 40 ना, इज इक्वल टू 2x। So therefore x is equal to 40/2. So therefore x is equal to 20. x 20, और x को क्या कंसिडर किया था हमने, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो बच्चों नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हो गए, so therefore नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 20। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन था, जरा इसको देख लो, है ना। सो ये बच्चों आगे के क्वेश्चंस देखते हैं ना, है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए एग्जाम जाने से पहले। इनके बेस पे इन्हीं के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करने की पोटेंशियल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि ये आपका स्टेट्स का है ना। स्टेट बहुत इजी चैप्टर है, पूरी तरह से करना, 12 नंबर का चैप्टर है, आराम से जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मुझे दिखा जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉड फाइंड आउट करना है ना, h = 2। तो मॉड निकालना है, तो आपको पता है बच्चों मॉड का फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट लिख देना वहां पे कि वी नो दैट सो एंड सो, है ना। लिखने के बाद डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, मॉड का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि मॉड इज इक्वल टू L प्लस, है ना, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, है ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में रहेगा, अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। होप फॉर्मूला समझ में आ रहा है, यही फॉर्मूला है, आप जाके देखना, मॉड का फॉर्मूला चेक कर लेना। और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू मुझे दी है, मतलब देखो L दिया है 10, सॉल्व कर देता हूँ ना, शॉर्ट में आप कर लो ये कैलकुलेशन। L प्लस F1 क्या है बताओ जरा, F1 70 है, तो ऊपर क्या आ गया 70 माइनस F0 कितना है 58 है, वेरी गुड 58। अब 2 टाइम F1, 2 टाइम 70 माइनस F0 58 है, और F2 कितना है 42 है, माइनस 42, और ये सब मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे दिया है क्योंकि हाइट है, h है जो उनका इंटरवल है। तो अब जो है सॉल्व करो इसको, देखो क्या हो जाएगा 10 प्लस अंदर क्या आ जाएगा, ये 12 ये हो गया 140 माइनस ये हो गया 100 इंटू 2। तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है कि 10 प्लस 12/40 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, ये 4 3 12, मतलब हो गया 10 प्लस 0.3 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा 6, 10 प्लस 0.6, आंसर आ गया 10.6। आंसर क्या आ जाएगा 10.6। मॉड कितना निकल के आ जाएगा 10.6। होप आपको समझ में आया, बहुत बेहतर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या याद रखना चाहिए, पहले ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो जाके तुम और का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, समझ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वी हैव डन, सेकेंड वाला, अ सर्वे वाज कंडक्टेड फॉर 180 पीपल इन सिटी, 878 पिज्जा, खाने वाला बात आ गया ना, तो 68 बर्गर्स एंड 58 चिप्स, इतने लोग खा रहे हैं, तो क्या बनाओ, पाई डायग्राम बनाना है बच्चों, बड़ा आसान है। देखो पाई डायग्राम बनाना किसको नहीं आता है ना। लिख टोटल पीपल कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 180, चेक कर लो जरा, चेक कर लो, यहां से भी चेक कर लो, 70 60 और ये 50, 180 होने चाहिए बराबर। यहाँ दे दो एक, यहाँ हो गया 60 60 120 30 50 है ना, 180 आ रहे हैं। अब पहले सेंट्रल एंगल निकालते हैं पिज्जा का, है ना, सेंट्रल एंगल निकालते हैं पिज्जा का। सो पिज्जा का अगर मैं सेंट्रल एंगल निकालूं तो आपको पता है सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है, खाने वाले कितने हैं भाई, 70 लोग खाने वाले हैं पिज्जा, 70 लोग डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 180, 360 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आ गया क्या, 18 दूनी 36, ये आ गया कितना, 7 दूनी 14, 140 डिग्री मिल गया क्या हमको, सेंट्रल एंगल मिल गया 140 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल अगर मैं निकालने जा रहा हूं दूसरा बर्गर के लिए, है ना, बर्गर के लिए अगर मैं सेंट्रल एंगल निकालने जाऊं तो कितना आ जाएगा, 60 लोग खा रहे हैं, 60 अपॉन 180 इंटू 360, ये देखो ये कैंसिल, 120 हो जाएगा क्या, 120 डिग्री। और अगर यही मैं चिप्स के लिए निकालने जाऊं तो कितना आ जाएगा, 50 180 इंटू ये कितना 360, अगेन कितना हो जाएगा 2 18 36, ये हो गया 100 डिग्री। अब बताओ मेरे को कि आपको अगर सेंट्रल एंगल मिल गया 140 डिग्री 120 डिग्री 100 डिग्री, तो क्या आप पाई डायग्राम नहीं बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे, इसको बना लेना आप, ठीक है, पाई डायग्राम आप बना लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, कि ये पहले रब कर देते हैं, है ना, ये आप कर लोगे। A tank can be filled up by 2 taps in 6 hours. The smaller tap alone takes 5 hours more than the bigger tap. ना तो smaller दिया है कितना लेगा, ना bigger दिया है, सिर्फ कंडीशन दिया हुआ है। Find the time required by each tap to fill the tank separately. अलग अलग फाइंड आउट करना। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कंसिडरेशन करना पड़ेगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, पहले तो हम मान लेते हैं कि 2 टैप है, एक बिगर है और एक स्मॉलर है। तो इसने बोला है कि टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 टैप्स इन 6 hours, स्मॉलर टैप अलोन 5 hours ज्यादा लेता है बिग से। तो एक काम करते हैं, है ना, तो आप थोड़ा स्टेटमेंट प्रॉपर लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि जो बिगर टैप है, अगर मैं बिगर टैप को x कंसिडर कर लूं कि भाई x टाइम में वो भर रहा है, अलोन, यहाँ पे अलोन की बात आ रही है, ठीक है, अलोन बिगर टैप x टाइम में भर रहा है। तो स्मॉलर क्या कर रहा है, अलोन स्मॉलर टैप क्या कर रहा है, 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, 5 hours मोर ले रहा है। तो x + 5 हो गया क्या, ये x + 5 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं कि वो जो टैंक है, उस टैंक को जो बिगर टैप है 1 घंटे में कितना भर रहा है, ऐसे 1 hour वाले रेशो आपको निकालने हैं। और फिर छोटा वाला जो टैप है, स्मॉलर टैप है, वो 1 hour में कितना भर रहा है। तो मैं क्या ले रहा हूं कि बिगर टैप इन 1 hour, 1 hour क्या हो जाएगा, x, है ना, टोटल यहाँ पे टाइमिंग जो दिया है वो कितना लिया है, x है, तो 1 hour में वो x भर ले रहा है। और जो स्मॉलर टैप है इन 1 hour, वो कितना हो जाएगा, 1/x + 5, है ना। बिगर टैप पहले हमने x कंसिडर किया, 5 ज्यादा लग रहा है, देखो स्मॉलर टैप अलोन टेक 5 hours मोर देन, 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे
5 आवर्स का रेशो आ जा रहा है। पहले तो हमें सब रेशो एक साथ में लेके आना है ना, एक करना है, इसलिए मैंने सबके लिए 1 आवर ले लिया। तो बिगर टैप इन 1 आवर 1/x, स्मॉलर टैप इन 1 आवर 1/x+5। अच्छा, अब ये दोनों टैप का हमें दिया है कि भाई ये 6 घंटे लेते हैं, कहीं तो दिया है देखो 6 आवर्स। ये दोनों भी टैप अगर एक साथ मिल जाएं तो 6 आवर्स लग रहा है, मतलब कि ये दोनों टैप जब मिल जाएं तो 6 आवर्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं 1 आवर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, है ना, 1/6। बोथ टैप, यहां पे लिखूंगा बोथ टैप टेक टाइम टू fill tank in 1 hour। both tap fill the tank in 1 hour, है ना, both the tap fill tank in 1 hour। तो 1 आवर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। 6 आवर्स ले रहा था तो टोटल 6 आवर्स ले रहे हैं, बट मैं 1 आवर की बात कर रहा हूं तो हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे बन जाएगा आपका इक्वेशन, क्या बन जाएगा देख लीजिए कि 1/x कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो 1/x प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/6, इस तरह से। तो जब कभी आएगा विशाल का, विवेक का, कि वो इतने टाइम में काम करता है, वो इतना टाइम ज्यादा लेता है, और दोनों मिलके इतने घंटे में काम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल बताओ कि वो लोग कितना काम कर रहे हैं। अलोन की बात हो रही है, तो हमेशा आप याद रखना कि अलोन कंसिडरेशन करने के बाद सबका 1 आवर का फ्रेमिंग करके इक्वेशन, फिर आपको इस फॉर्मेट में लाके इसको सॉल्व करना रहेगा। अब तो यहाँ पे ये सिंपल हो गया। अब क्या हो जाएगा देखो, x+5 प्लस x/x इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू 1/6। तो ऊपर क्या आ गया, 2x+5/x² + 5x, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो देखो क्या हो जाएगा, 6 2 12, 12x प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू, उधर जगह है तो क्या हो जाएगा, x² + 5x, x² + 5x। ऐसे होना, मैंने बोला किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आपको आ रहे हैं पहले से, तो ही ये वीडियो देख के आपको फायदा है इसका, कि 12x + 30 इज इक्वल टू, है ना, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे मैंने कर दिया इसको। अब देखो ये 5x से इधर आएगा, 5x को इधर लेके आते हैं, या 12x को उधर लेके जा, सबको एक साइड में लेके जा रहे हैं। चलो यहाँ बचा 30 इज इक्वल टू x² + 5x - 12x, करेक्ट। तो अब देखो क्या हो गया, x², यहाँ पे देखो -7x हो जाएगा, क्या -7x, देखो 12 - 5 करेंगे तो 7x आ गया, इज इक्वल टू 30। तो मैं क्या कर दिया, x² - 7x - 30 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि -30 का ऐसा फैक्टर प्लस और माइनस करने के बाद में 7 आना चाहिए। तो क्या 10 और 3 है क्या, है ना, इसका 10 और 3 है क्या, किसको दे दें, बड़े वाले को दे दें, -10। अच्छा -10 अगर हो गया बच्चों, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 10 और दूसरी आएगी x इज इक्वल टू -3। अच्छा -3 ऐसा कोई तो हो नहीं सकता, ऐसा कोई टाइम तो हो नहीं सकता कि माइनस में आ जाए, है ना, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सॉल्व करोगे आप और आपको x की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब कि ये 10 घंटे, x हमारा क्या था 10 घंटे, अगर बड़ा वाला टैप अकेला पानी भरेगा तो उसको 10 घंटे लगेंगे, और जो स्मॉलर टैप है तो यहाँ पे आ जाएगा 10 + 5 इज इक्वल टू 15 आवर्स, और अगर स्मॉलर टैप भरेगा तो उसको 15 घंटे लगने वाले हैं। इस तरह थोड़ा फ्रेमिंग करके आप अच्छे से लिख लेना इसको, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना कि बिगर टैप टेक 10 आवर्स एंड अलोन स्मॉलर टैप टेक 15 आवर्स टू फिल द टैंक कंप्लीटली। ठीक है बच्चों, समझ लो इसको। सो आइए बच्चों, अभी आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, और देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन बना देते हैं इनको। पहला दिया है 8th वाला कि
8th क्वेश्चन, अच्छा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। फाइंड द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। बच्चों ये एपी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या फिर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आए तो क्या लेना, जैसे इसलिए मैंने 4 वाला ले लिया है। अच्छा 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आए तो सबसे पहला आप समझ लेना कि कंसिडर कर लेना, लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर। अब 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। अगर 3 और 4 आ रहा है तो 4 वाला कहां से चालू करना, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, है ना। अगर 3 पूछा तो 3 में सिर्फ ये 3 ले लेना, 3 पूछा तो सिर्फ ये 3 ले लेना, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी हुज सम इज 12 एंड थर्ड एंड फोर्थ का टर्म इज 14। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें फाइंड आउट करने थे, तो चारों हमने कंसिडर कर लिया। मतलब हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए बच्चों, सिर्फ a मिल जाए और d मिल जाए तो क्या सब हो जाएगा, क्या सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। a और d मिल गया तो अच्छा, तो a और d निकालने के लिए कंडीशन दिया। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि सबको ऐड करने के बाद 12 आता है, सबको ऐड करने के बाद में 12 आ रहा है। तो जब सबको ऐड करेगा तो 12 लाते, चलो सबको ऐड कर देते हैं। क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ये देखो इस तरह से सबको ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद देखो जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ से एक माइनस डी और यहाँ से एक डी कैंसिल हो जाएगा, परफेक्ट। कितने ए बच रहे हैं, 1 2 3 4, 4a। फिर कितने डी बच रहे हैं, देखो जरा 2d इज इक्वल टू 12, ठीक। तो क्या इसको मैं थोड़ा और डिवाइड कर दूं, 2 से अगर पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 बन गया, है ना, इक्वेशन 1 बन गया पहले कंडीशन से। सेकंड कंडीशन पे क्या कहना है देख लेते हैं। फिर बोलता है इसका जो थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है, तो देखो क्या है, फर्स्ट सेकंड, ये रहा थर्ड टर्म, ये रहा फोर्थ टर्म। जब इनको ऐड करता हूं, देखो सम बोल रहे हैं, ऐड करता हूं तो 14 मिलता है। चलो कर देते हैं, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d हमें 14 दिलाता है। 2a है, 2a प्लस कितने d हो जाएंगे, 3d इज इक्वल टू 14। ये बन गया इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दो यार, देखो ये 2a और यहाँ पे 2a सिंपल दिख रहा है, तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करके आपको जो भी इक्वेशन मिल जाए, है ना, a मिल जाएगा और d दोनों यहां से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बाद में आप निकाल लोगे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, सब a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल लोगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे कि द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, लिख देना सो एंड सो, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई। इसको आप है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लिख लेता हूं इसको मैं, 9th क्वेश्चन, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इनके रूट्स हैं, है ना, सम ऑफ द रूट्स जो हैं वो रेसिप्रोकल के स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है, समझ सकते। सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या हो जाता है, सी अपॉन है। दोनों लिख लेते हैं, काम देंगे, ठीक है। चलो ये दोनों रूट्स हमने निकाल लिए, कंसिडर कर लेंगे ना कि अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स, ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है, बढ़िया। अब बोला है कि सम ऑफ द, इफ द सम ऑफ द रूट्स, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देख लेते हैं क्या दिया है कि सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द
रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, है ना, मतलब 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर, है ना, ये इसके रेसिप्रोकल है। हाँ, रेसिप्रोकल। देन प्रूव दैट कि 2a स्क्वायर सी इक्वल टू सी स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, चलिए ये थोड़ा कैलकुलेशन देखना है, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके देता हूं मैं आपको। हियर अल्फा प्लस बीटा, सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा जरा मुझे बता दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कुछ नहीं किया यार, आपका नॉर्मल कैलकुलेशन किया। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां देखना जरा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैंने एक फॉर्मूला लिख के दिया था जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल रिवीजन ले रहा था, कि मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूं, बराबर। और ये नीचे तो प्रोडक्ट में है, तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये देखो समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको लिख के दिया है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल रिवीजन चैप्टर में वहां पे आपको मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास, क्या है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए का स्क्वायर। खाली वैल्यू रख दिया मैंने, सिर्फ वैल्यू। देखो आ गया ना, अभी आ रहा है कि नहीं? पहले तो ऐसा फील हो रहा था यार कैसे आएगा ये सारी चीजों से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। सो देयरफॉर माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा 2c अपॉन ए, अपॉन ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैंने सिर्फ क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, स्क्वायरिंग जहां जहां लग रहा था वहां पे मैंने कर दिया। ग्रेट। अब आगे आते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ध्यान देना जरा, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को, है कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को। दोनों में बड़ा ए स्क्वायर है, तो क्या मैं ए स्क्वायर का एलसीएम ले लूं? अब जब मैंने ए स्क्वायर का एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बचा, बी स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर लाने के लिए ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2ca माइनस 2ca बराबर है क्या, माइनस 2c क्यों नहीं है, वो a है बच्चा, a है। अब इनका रेसिप्रोकल क्या है, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, होप ये समझ में आ रहा है आपको, है ना, ये रेसिप्रोकल डिवीजन वगैरह समझ में आना चाहिए। सो देयरफॉर माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, क्या मैं ए स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, देखते क्या मिलेगा, ये माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac। सो देयरफॉर bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ab स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c। होप आपको ये समझ में आया। अब बच्चों क्या काम करता हूं, इस 2 माइनस 2ac स्क्वायर को इधर लाता हूं, ये इक्वल के इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर c इज इक्वल टू ab स्क्वायर, और इसको उधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा bc स्क्वायर, है ना। अब देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या, 2a स्क्वायर c मिल गया, वेरी गुड। फिर क्या है, c स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a, चलो जैसा चाहिए वैसा लिख के दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, 2a स्क्वायर c इज इक्वल टू c स्क्वायर b, वो पहले चाहिए हमको, c स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a, यही चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। आप लिख देना लास्ट में हेंस प्रूव्ड। देख लो बच्चों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इससे आपका और भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा। अगर ये आ गया तो बहुत बेस्ट है, अदरवाइज अगर ऐसा क्वेश्चन भी आया तो आप कर सकते हो। देख लीजिए इसको, है इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका। क्या पूछ रहा है मुझे, द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, रूट बदल दिया है, जरा देखो,
क्या दिया है 10th वाला क्वेश्चन कि ax² प्लस bx प्लस सी ना 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 बच्चों करेक्शन लेना, यहां cx होगा तभी वो प्रूफ होगा, ठीक है, cx होगा, bx नहीं होगा, cx होगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। यहां से देखो, तो यहां से हमें रूट निकालना है। पहला काम हम करेंगे कि रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम मान लेते हैं अल्फा और बीटा हमारे रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी की जगह पे क्या है यहाँ पे सी है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यही एक इसके अंदर चेंज है। तो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। यही देखो गेम चेंजिंग है इसका। अब उसके बाद भी क्या दिया हुआ है कि जो रेशो है, देखो जो रूट्स के रेशो हैं, मतलब अल्फा अपॉन बीटा जो है वो रेशो भी मुझे क्या दिया है पी अपॉन क्यू दिया है। मतलब जहां पे अल्फा अपॉन बीटा है वहां पे मैं पी अपॉन क्यू लिख सकता हूं, बस ये हमें गिवन है। ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन से फाइंड आउट करके निकालनी है। अब हमें प्रूफ करना है, लिख लेता हूं मैं, क्या प्रूफ करना है कि P अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन पी प्लस अंडर रूट सी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलो लिख लेते हैं बच्चों, एकदम आसान बन गया। अभी P अपॉन क्यू की जगह पे, P अपॉन क्यू की जगह पे अल्फा अपॉन बीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, अल्फा अपॉन बीटा रूट के अंदर, प्लस अब Q अपॉन P है तो उल्टा कर देते हैं, बीटा अपॉन अल्फा लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, बीटा अपॉन अल्फा प्लस C अपॉन ए। अच्छा ये C अपॉन ए है, C अपॉन ए की जगह पे मैं अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ, क्या रूट में, सारी चीजें रूट में। देख लो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, चेंज हो गया। 0 लाना है इसको, कुछ भी करके 0 है तो रब कर दो 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सॉल्व करके लाना है। तो देखो क्या हो गया, ये रूट अल्फा अपॉन रूट बीटा अलग कर देते हैं, रूट बीटा अपॉन रूट अल्फा प्लस रूट अल्फा इंटू बीटा। बड़े प्यार से 0 आएगा, ध्यान देना, ये 0 आएगा, आंसर में 0 आएगा बेटा, अलजेब्रा में नहीं, उसमें 40 आउट ऑफ 40 चाहिए मुझे। तो ये अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा रूट के अंदर है, रूट रूट कैंसिल, सिर्फ अल्फा बचा, प्लस बीटा इंटू बीटा, बीटा बचा, अपॉन अल्फा इंटू बीटा बचेगा, अल्फा इंटू बीटा बचेगा रूट के अंदर, है ना, ये वाला रूट नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि अलग अलग है ना, तो रूट के अंदर अल्फा इंटू बीटा प्लस यहाँ पे रूट के अंदर अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व करेंगे नॉर्मल कैलकुलेशन, देख लो जरा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है बात मेरी, और डिनोमिनेटर में रहेगा अल्फा इंटू बीटा रूट के अंदर। कैलकुलेशन देख लो जरा, ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे रहेगा अपने एज इट इज, प्लस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे रूट कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में वही चीज रहने वाला है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो इसको, यहाँ देख लो इसको, फिर आगे ले ले, चलो ठीक है आगे ले लेते हैं। यहाँ देखो, अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जरा बताओगे क्या, देख के, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस सी अपॉन ए, माइनस सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है प्लस सी अपॉन ए। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये दोनों कट हो जाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, क्या 0 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। इसी को तो प्रूफ करना था, लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। होप आपको समझ में आ गया है, होप आपको समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। तो बच्चों ये होने के बाद एक लास्ट जो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन बोला था, है ना, प्लेन वाला मिसिंग प्लेन का है वो, तो उसके लिए मैंने पूरे क्वेश्चंस को नहीं लिख पाया यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं था, लेकिन वो डायग्राम मैंने पूरा बना दिया है ना। एक बार जरा डिस्कस करते हैं इसको। है कि एक रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड है, एरिया है रेक्टेंगुलर, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लेक बना हुआ है ना, एक रेक्टेंगुलर लेक है। तो एक प्लेन क्रैश होता है, तो क्रैश होने के बाद में पूछ रहा है कितना चांस है कि वो इस लेक के अंदर गिरेगा। तो ये सेम उसी तरह हो गया कि रेक्टेंगुलर गार्डन होता है जिसके अंदर एक वेल होता है ना,
एरिया दिया रहता है उसका, टॉवेल गिरता है तो कितना चांस रहता है कि उसके अंदर गिरेगा ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका। तो सिमिलर क्वेश्चन है, सेम फाइंड आउट करना है। देखो जरा, पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, जरा देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना दिया है जरा देख लो, 9 इंटू ब्रेथ है 4.5, क्या आप निकाल सकते हो, बढ़िया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ लेक फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, एरिया ऑफ लेक फाइंड आउट कर लेंगे, रेक्टेंगुलर लेक फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो थोड़ा आपको इसका निकालना पड़ेगा कि यहां से यहां तक देखो 9 था पूरा और 6 ये दिया हुआ है, तो 9 माइनस, तो लेंथ अगर मैं इसका लेंथ निकालने जाऊंगा इस हिसाब से, तो देखो 9 माइनस 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा, जरा आप बताओ, 3 आ जाएगा, 3 आ गया, है ना, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, तो एक तो 3 आ गया, और दूसरा ये 4.5 है, ब्रेथ टोटल 4.5 है, तो यहां से 2 पे बना हुआ है, मतलब 4.5 माइनस 2, तो यहाँ पे अगर मैं करूं कि 4.5 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2.5 हो जाएगा, क्या 2.5 किलोमीटर, है ना, तो ये हो गया 2.5। अब बताओ जरा, लिख लिया क्या आपने, समझ में आ गया, मुझे एरिया मिल गया लेक का और एरिया मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ा अगर, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा एरिया डिनोमिनेटर में, सैंपल स्पेस बन जाता है ना, इसको हम एज ए सैंपल स्पेस कवर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेक, है ना, रेक्टेंगुलर लेक अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो भी हमें दिया रहेगा, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया रहेगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी। सो सिंपल क्वेश्चन, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। होप आप ये करोगे, आंसर कमेंट में बताओगे, मैं वेट करूंगा आपका, ठीक है, कमेंट में आंसर आना चाहिए, है ना, कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। और बच्चों एकदम बिंदास पेपर लिखना, ये वीडियो देख लेना, ये क्वेश्चंस देख लेना, और ये देखने के बाद अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने सीखी हैं ऑफलाइन सेंटर पे, ऑनलाइन मैंने जितने भी वीडियोस आपको दिए हैं, बस सुबह जब उठना आप, तो इसके अलावा कोई और चीज रेफर नहीं करना, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा सिर्फ रिवाइज करना। नया अगर कोई आके बोल दे आपको कि ये बोर्ड में आने वाले है, ये वाला क्वेश्चन कर ले, नहीं करना है, आप पता है बाद में बोर्ड में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन जितना क्वेश्चन हमने पढ़ाई की है, जितने भी हमने सीखी है, सबका सिर्फ रिवीजन करना है आपको सुबह उठने के बाद, बढ़िया पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट।